8 एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी खत्म किया है। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो many monasteries, viharas were set up for monks and nuns to meditate, debate and discuss with the learned for their quest for knowledge during this period। उस समय बहुत सारे मठ समझते हो, आश्रम होते हैं जैसे जहाँ पर साधु और संत लोग रहते हैं, वो उनके लिए बहुत सारे विहाराज और मोनेस्ट्रीज खोले गए थे। और ये वो जगह थी जहाँ पर मंक्स और नन्स का मतलब होता है साधु और साध्वियाँ, साधु साध्वी जानते हैं ना, वो वहाँ पर रहते थे। और वहाँ पर जो लर्निड लोग होते हैं, लर्निड का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड, पढ़े लिखे, ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी लोगों के साथ बातचीत करके वो डिबेट करते थे और वहाँ पर उनको डिबेट करके नॉलेज मिलता था। जब बड़ों के साथ हम डिबेट करते हैं तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है ना, समझने को मिलता है बहुत सारी चीज़। ऐसी डिबेट, झगड़ा नहीं बोला जा रहा है, डिबेट बोला जा रहा है। Around these viharas, other educational centers of higher learning developed, which attracted students from China, Korea, Tibet, Burma, Ceylon, Java, Nepal and other distant countries। अब यहाँ पर बहुत सारी जो जगह थी हमारी, किन की बात करें, विहारास की। विहारास के आजू बाजू कुछ खास एजुकेशन सेंटर्स बन गए और उन सेंटर्स के अंदर बच्चे जो थे दूर दूर से पढ़ने आने लगे, यानी कि फॉरेन एजुकेशन। जैसे आज हम लोग विदेश में पढ़ने जाते हैं, पहले लोग इंडिया में पढ़ने आते थे, कोरिया, चाइना ऐसी जगहों से आते थे। और यहाँ पर एक नाम दिया गया, देखो सीलोन। जानते हो सीलोन किसको कहा जाता है? डू यू नो व्हाट इज सीलोन? सीलोन कहा जाता है श्रीलंका को, ठीक है, श्रीलंका का पुराना नाम है सीलोन। विहारास एंड यूनिवर्सिटीज, द जताका टेल्स अकाउंट्स गिवन बाय जुआनजैंग एंड आई क्विंग Chinese scholars as well as other sources tell us that kings and society took active interest in promoting education। उस समय जुआनजैंग और आई क्विंग करके दो चाइनीज स्कॉलर्स थे, उन दोनों के द्वारा एक किताबें लिखी गई हैं जिनका नाम था जताका टेल्स। तो जताका टेल्स के अंदर उन्होंने लिखा है कि भारत के अंदर किस प्रकार से राजा जो थे और सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी थी, किस प्रकार से एजुकेशन को बढ़ाने में इंटरेस्ट लेती थी। आजकल तो क्या एजुकेशन एक तरह से बिजनेस बन चुका है। स्कूलों के अंदर पढ़ाई होती नहीं है, ट्यूशन्स में पढ़ाई होती है, ट्यूशन्स वाले अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से चलते हैं, वो भी बिजनेसमैन हो गए हैं आजकल। हाँ, सुबह स्कूल का टाइम होता है, उस समय वो लोग ट्यूशन, मतलब रिस्ट्रिक्शंस है बहुत सारी बच्चों के ऊपर फालतू की, ठीक है। जबकि एजुकेशन देखा जाए तो पुराने राजा भी एजुकेशन को प्रमोट करते थे, हमारी सोसाइटी में प्रमोट किया जाता। हमने सोशल का भी एक चैप्टर पढ़ा था पहले, उसमें भी बताया था कि कैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया था कि फ्लेक्सिबल था, कभी भी क्लास हो सकती है, कभी भी छुट्टी हो सकती है, वो फ्लेक्सिबल कि हर कोई उसमें जा सके, है ना। As a result, many famous educational centers came into existence. Among the most notable universities that evolved during this period were situated at Takshila, Nalanda, Vallabhi, Vikramshila, उदांतापुरी एंड जगदल्ला। अब यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हो। ये जो यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर काफ़ी फेमस हैं और इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्वालिटी एजुकेशन दी जाती थी, यानी कि उस समय बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी बनी। आज हम देखें तो एजुकेशन के लिए हमारे पास मजाक के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, मजाक के अलावा कुछ भी नहीं है। संस्कृत सब्जेक्ट है हमारे स्कूलों के अंदर, लेकिन संस्कृत सिर्फ खाना पूर्ति के लिए करवाया जाता है, आपको भी पता ही है ना। तो वो चीज़ें नहीं थी उस समय। यूनिवर्सिटीज़ खोली गई कई जगह पर। ये यूनिवर्सिटीज़ जो थी ये डेवलप की गई थी इन कनेक्शन विद द विहारास के साथ, यानी कि जो आश्रम बने हुए थे ना, मठ, उनके साथ इनका कनेक्शन था। दो दैट बनारस, नवदीप, कांची डेवलप्ड इन कनेक्शन विद टेम्पल्स एंड बिकेम सेंटर्स ऑफ कम्युनिटी लाइफ इन द प्लेसेस वेयर दे वर सिचुएटेड। अब यहाँ पर बनारस, नवदीप और कांची जैसी जगह थी, वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी वो टेम्पल्स के साथ कनेक्टेड थी और ये कम्युनिटी लाइफ, यहाँ पर लोग आकर रहते थे, सीखते थे, मतलब एक हब बन चुका था स्पेशली एजुकेशन के लिए। These institutions catered to the needs of advanced level students. Such students joined the centers of higher learning and developed their knowledge by mutual discussions and debates with renowned scholars. ये institutions जो थी ना, इन institutions में बच्चों के doubts, higher level education होती है ना, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं नॉर्मल कि चलो चैप्टर पढ़ लिया बस ठीक है हो गया। कुछ बच्चे होते हैं क्वेश्चन पूछते हैं, ये हुआ ऐसा तो ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में डिटेल में जाते हैं। तो ये जो सेंटर्स थे ये एडवांस्ड लेवल स्टूडेंट्स के सेंटर बन गए, कि पढ़े लिखे लोग जो थे, स्टूडेंट्स थे, दूर दराज से आकर यहाँ पर पढ़ते थे
यहाँ पर रहते थे और वहाँ पर जो स्कॉलर्स थे, विद्वान लोग जो थे, उन लोगों से वो डिबेट्स करते थे, डिस्कशन करते थे, जिससे उनको ज्ञान और ज़्यादा बढ़ता था, उनका ज्ञान। Not only this, there was also occasional summoning by a king to a gathering in which the scholars of the country and of various viharas and universities would meet, debate and exchange their views. इसके अलावा राजा जो होते थे ना, वो साल में एक बार जगह जगह पर अपने राज्य के अंदर साल में एक बार वो क्या करते थे पता है, एक ऐसा कह सकते हैं हम लोग, एक अधिवेशन बुलाते थे, एक ऐसी गैदरिंग करते थे, एक ऐसा मतलब मेला लगाते थे वो लोग, कि जिसके अंदर दुनिया भर के स्कॉलर्स जो होते हैं ना, यानी कि विद्वान लोग जो होते हैं, उनको बुलाया जाता था उनके राज्य के अंदर आके, वो वहाँ पर डिबेट्स करते थे, एक्सचेंज करते थे अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को उस मीटिंग के अंदर, और इस प्रकार से वो लोग उनको देखते थे और उससे उनको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान भी मिलता था। यानी कि जब डिबेट्स होती है तो जैसे हम कैसे, आप देखते हो ना आजकल के बहुत सारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे अब आप लोग बिग बॉस ही देख रहे हो आजकल, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो उसमें भी तो एक तरह कंपटीशन है ना, कौन जीतेगा। फिर हमारे यहाँ पर आता इंडियन आइडल आता था, सारेगामा आता था, नाटक ऐसे DID लिटिल चैम्प्स वगैरह डांस के आते थे प्रोग्राम्स। तो वो क्या होता है, उसमें कंपटीशन होता है ना, उसमें पूरे भारत से, देश विदेश से लोग आकर पार्टिसिपेट करते हैं, तो लोगों को देखना अच्छा लगता है। वैसे ही ये भी एक तरह का ऐसा ही सिस्टम था। In this section, we will give you glimpses of two universities of the ancient period. These universities were considered among the best centers of learning in the world. अब इस पार्ट के अंदर आगे जो बचा हुआ पार्ट हमारा, उसके अंदर हम दो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि दुनिया भर में सेंटर्स थी एजुकेशन के नज़रिए से। ये यूनिवर्सिटीज़ जो थी, इनको अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के एजुकेशनल और साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया। यूनेस्को ने इसको हेरिटेज साइट घोषित किया है। अभी यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी, इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला, जिसको तक्षशिला भी कहा जाता था। पुराने समय में तक्षशिला जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर थी टीचिंग का। यहाँ पर खासकर बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ाया जाता था कई सेंचुरीज तक। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स थे वो पूरी दुनिया से आते थे पढ़ने के लिए। कब तक आते रहे, जब तक यूनिवर्सिटी थी तब तक आते रहे। 5th सेंचुरी में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तब तक स्टूडेंट यहाँ पर दूर दूर से पढ़ने आते थे। इट वॉज नोन फॉर इट्स हायर education and curriculum comprised the study of ancient scriptures, law, medicine, astronomy, military science and 18 शिल्पास और आर्ट्स। अब यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे वो आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको जो नाम मैंने बताया अभी, जैसे कि स्क्रिप्चर्स, लॉ, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मिलिट्री साइंस एंड 18 शिल्पास, आर्ट, शिल्प बोलते हैं इसको हिंदी में, शिल्प कला, उसके भी यहाँ पर पढ़ाई होती थी। तक्षशिला जो थी एक फेमस सेंटर बन चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स जो थे ना वो बहुत ही एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट टीचर्स थे यहाँ पर। इनके अंदर जो मेन नाम लिया जाता है वो एक लेजेंडरी ग्रामेरियन का, यानी कि ग्रामर के जो लेजेंड थे जिनको पाणिनि कहा जाता था, वो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर थे। He was an expert in language and grammar and authored one of the greatest work on grammar called अष्टाध्यायी। इन्होंने अष्टाध्यायी नामक एक किताब लिखी थी जो कि ग्रामर के ऊपर सबसे ज़बरदस्त किताब जो आज तक की लिखी गई है वो है, नाम है किताब का अष्टाध्यायी। ये लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। ये क्लास 10th में तुमको आने वाला है सोशल साइंस के अंदर। जीवक, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फिजिशियंस इन द एंशिएंट इंडिया एंड चाणक्य, A skilled exponent of statecraft both studied here। अब यहाँ पर जीवक, जीवक कौन है पता है आप लोग को? जीवक जो है वो एक फिजिशियन, एक डॉक्टर थे बोल सकते हो आप। और चाणक्य, चाणक्य जो है वो भी एक, चाणक्य का नाम सुना है आपने? चाणक्य के ऊपर सीरियल भी बने कई, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके मेंटर थे ये। तो ये दोनों जो है इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स तक्षशिला में आते थे, काशी, कोसाला, मगध और दूसरे देशों से भी। बहुत ही खतरनाक जर्नी होती थी, बहुत ही मुश्किल होता था रास्ता, लेकिन फिर भी वहाँ आते थे पढ़ने के लिए। तक्षशिला को अगर आप देखना चाहो, आज ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर है और आप इसको देख सकते हो, इसके अवशेष यहाँ पर फोटो में दिखाए गए हैं। ये यूनिवर्सिटी आज पाकिस्तान के अंदर है। रोल ऑफ द टीचर, टीचर हैड complete autonomy in all aspects from selection of the student to designing their syllabus। अब टीचर्स जो थे उस समय कैसे होते थे? टीचर्स फ्री होते थे भाई, फ्री होते थे मतलब काम नहीं करते थे, ऐसे नहीं। टीचर्स फ्री होते थे मतलब देवर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रेशर। वो स्टूडेंट्स को चुनते थे कि तुम मेरे पास पढ़ोगे, तुम मेरे पास पढ़ोगे। वो सिलेक्शन करते थे और उनका सिलेबस भी वो डिज़ाइन करते थे। अब आज क्या होता है, सबके लिए एक ही सिलेबस है, ठीक है। अब कोई बच्चा तो अच्छे से कर लेता है, कोई बेचारा नहीं कर पाता है।
तो क्लास में उसको बेइज्जती होती है उसकी, तो हर बार 0 0 1 1 2 2 होता है कि नहीं। तो इसीलिए सिलेबस भी उनके हिसाब से सिखाया जाता था ताकि उनके अंदर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आता रहे। When the teacher was satisfied with the performance of the student, the course concluded. He would admit as many students as he liked and taught what his students were keen to learn. अगर टीचर को सेटिस्फेक्शन होती थी कि हाँ भाई इसका कोर्स पूरा हो गया अभी और ये बच्चा एकदम तैयार हो गया, तब उसको वहाँ से छुट्टी दी जाती थी, तब तक उसको छोड़ा नहीं जाता था। ऐसा नहीं कि भाई अप्रैल आ गया, मार्च आ गया, अभी परीक्षा लो और अगली क्लास में फेंक दो, भले बच्चे को कुछ नहीं आता है। ऐसा ही होता है ना आजकल, तो होता है कि नहीं आजकल ऐसा। तो पहले ऐसा नहीं था, जब तक टीचर को सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तब तक आगे आपको बढ़ाया नहीं जाएगा। और बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से टीचर्स पढ़ाते थे। अब क्या है, अब तो टीचर जो आती है बस उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, फटाफट धड़ा आते ही सिलेबस की बौछार कर देती है, कोर्स खत्म, चलो भाई पूरा हो गया कोर्स, ठीक है। ऐसा नहीं होता था। डिबेट डिस्कशंस ये होते थे टीचिंग के दौरान। अब आजकल डिबेट और इनकी बात छोड़ दो, एक क्लास के अंदर 65 to 70 बच्चे होते हैं, टीचर आते हैं पहले तो आधा घंटा उनको चुप करवाने में लग जाता है, उसके बाद बेल बज जाती है, घर जाओ अपने अपने, पूरा हो गया। टीचर्स वर असिस्टेड बाय देयर एडवांस लेवल स्टूडेंट्स। टीचर्स को असिस्टेंट भी मिलते थे पढ़ाने के लिए उस समय। एडवांस लेवल स्टूडेंट, उनके जो बड़े स्टूडेंट्स होते थे ना, सीनियर्स जैसे सीनियर स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनको वो एज अ असिस्टेंट यूज़ कर पाते थे। तो एजुकेशन सिस्टम वॉज मच बेटर। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे अभी हम। नालंदा, जब ज़ुआनज़ैंग नालंदा पहुँचे तो उन्होंने उसको कहा नाला, एंड वॉज अ सेंटर ऑफ हायर लर्निंग इन वेरियस सब्जेक्ट्स। उसको नाला नाम दिया इन्होंने, नालंदा उसी से नाम पड़ा है, और ये एक हायर लेवल एजुकेशन सेंटर था। यूनिवर्सिटी अट्रैक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल एज द वर्ल्ड। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे वो ना सिर्फ भारत के अलग अलग हिस्सों से बल्कि दुनिया के अलग अलग जगहों से भी बच्चे वहाँ पढ़ने आते थे, ठीक है। The Chinese scholars Ai Qing and Xuanzang visited Nalanda in the 7th century. ये दोनों जो थे, आई क्विंग और ज़ुआनज़ैंग, ये दोनों कब आए थे इस यूनिवर्सिटी में पता है? 7th सेंचुरी में, याद रखना आपको, ठीक है। ये दोनों आए थे 7th सेंचुरी के अंदर। They have given vivid accounts of नालंदा। नालंदा के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, यानी कि इन्होंने बताया कि नालंदा बहुत ही, उनकी खासियत बहुत लिखी है इन्होंने। They are given vivid accounts of Nalanda. They have noted that as many as 100 discourses happened on a daily basis in a variety of disciplines through the methods of debate and discussion. लगभग वहाँ पर रोज एक दिन में 100 कोर्सेज यानी कि 100 टॉपिक्स पढ़ाए जाते थे, 100 चीज़ों के ऊपर डिबेट्स वगैरह होती थी, डिस्कशंस होती थी। ज़ुआनज़ैंग himself became a student of Nalanda to study योग शास्त्र। ज़ुआनज़ैंग जो थे वो खुद यहाँ पर योग शास्त्र पढ़कर अपने देश वापस लौटे थे। तो हम कह सकते हैं कि चाइनीज भी यहाँ पर पढ़कर गए हैं। He has mentioned that the chancellor of Nalanda, शीलभद्र, was the highest living authority in yoga. अब ज़ुआनज़ैंग ने बताया है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, जिनको नाम था शीलभद्रा, वो योगा के सबसे बड़े योगी थे बोल सकते हो। उनके जितना योगा किसी को नहीं आता था। The courses of study offered by the Nalanda University covered a wide range, almost the entire circle of knowledge then available. Students of Nalanda studied the Vedas and were also trained in fine arts, medicine. यानी यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो वेद पढ़ते थे, वेदों का भी उनको ज्ञान दिया जाता था, फिर फाइन आर्ट्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स और आर्ट ऑफ वॉरफेयर, युद्ध कला भी सिखाई जाती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो आज ये हम देखना चाहते हो इसको, आप तो बिहार जाना पड़ेगा आपको, बिहार में है आज यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ कम्युनिटी। उस समय की बात करें तो नॉलेज को बहुत ही पवित्र माना जाता था। क्या माना जाता था? नॉलेज को पवित्र माना जाता था, इसलिए इसके लिए कोई फीस नहीं चार्ज की जाती थी। समझे बात मेरी? क्या नहीं चार्ज होता था उस समय? फीस चार्ज नहीं होती। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एजुकेशन वर कंसिडर्ड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डोनेशन। आज जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इधर उधर दान करते रहते हैं, दक्षिणा देते रहते हैं, लेकिन उस समय एजुकेशन के लिए अगर कोई दान देता था तो उसको हाईएस्ट माना जाता, यार इसने एजुकेशन के लिए दान दिया, ये सबसे बड़ा पुण्य होता था। सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स थे वो सब किसी ना किसी तरीके से एजुकेशन में सपोर्ट करते थे, डोनेट करते थे, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई चीज़ वो देते ही थे। फाइनेंशियल सपोर्ट जो थी वो रिच लोग देते थे, वेल्दी पेरेंट्स, जिनका पैसा ज़्यादा होता था पेरेंट्स का सोसाइटी के अंदर, वो लोग फाइनेंशियल सपोर्ट देते थे। उसके अलावा जो दूसरे लोग होते थे वो जैसे बिल्डिंग गिफ्ट कर दिया किसी ने,
यूनिवर्सिटी को लैंड दे दिया किसी ने, इस तरीके से वो करते थे। यानी कि कोई भी चीज़ पेड नहीं थी, सब चीज़ें लोग वॉलंटरीली गिफ्ट करते थे और इसीलिए एजुकेशन कैसी थी, एजुकेशन भी फ्री थी। ठीक है, इसी कारण से वल्लभी, विक्रमशिला और जगदला, इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एजुकेशन फ्री थी, जगदला यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, एट द टाइम, सेम टाइम इन साउथ ऑफ इंडिया अग्रहाराज सर्व्ड एज सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। उसी समय साउथ इंडिया में अग्रहाराज नाम से इंस्टीट्यूशन शुरू हुई जो कि टीचिंग और लर्निंग के इंस्टीट्यूट बन गए, सेंटर बन गए। साउथ इंडियन राजा जो थे उनका एक और कल्चरल इंस्टीट्यूशन भी थी जिसको घटिका कहते थे या फिर ब्रह्मपुरी कहते थे। घटिका और ब्रह्मपुरी, ये दोनों जो थे ना, घटिका और ब्रह्मपुरी, ये पढ़ाई से जुड़ी हुई चीजें नहीं थी, दे वर जस्ट कल्चरल इंस्टीट्यूशन, कल्चर को बचाने के लिए। घटिका वॉज अ सेंटर ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग रिलीजन एंड वॉज स्मॉल इन साइज। घटिका जो होती है वो, उसकी डेफिनेशन दी गई है, व्हाट इज घटिका। घटिका एक छोटे साइज का लर्निंग सेंटर है जिसके अंदर रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाता है, धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है और इसका साइज बहुत ही छोटा होता है। वहीं अगर बात करें अग्रहारा की, वो एक बड़ी इंस्टीट्यूशन होती है, अग्रहारा इज अ बिगर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये दोनों में फर्क है, आपको पता लग जाएगा। होल सेटलमेंट ऑफ लर्निड ब्राह्मण्स with its own powers of government and was maintained by the generous donation from the society। अब ये जो होता था अग्रहाराज, ये बड़ी इंस्टीट्यूशन थी जहाँ पर ब्राह्मण, लर्निड ब्राह्मण्स रहते थे और उनकी सरकार जो होती थी उसके पास खुद पावर होती थी अलग से, एंड यहाँ पर जो भी पैसा होता था वो डोनेशंस के द्वारा सोसाइटी से ही आता था, कोई फीस नहीं ली जाती थी। टेम्पल्स, मठ, जैन बसादीज या फिर बुद्धिस्ट विहाराज, ये सब जो थे ये भी लर्निंग के ही सेंटर्स के तौर पे देखे जाते हैं, ये भी लर्निंग सेंटर्स ही थे। कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यूड इन द फॉर्म ऑफ आश्रम्स, इन टेम्पल्स एंड एज इंडिजिनियस स्कूल्स। ये जो सिस्टम था इंडियन स्कूल्स का, ये जारी रहा कब तक पता है? जारी रहा, टेम्पल्स के अंदर भी पढ़ाया जाता था ना, मंदिरों में शिक्षा दी जाती थी मंदिरों के अंदर, तो मंदिरों में शिक्षा देना, और इंडिजिनस स्कूल यानी कि देसी स्कूल, जैसे हमने पढ़े थे सोशल के एक चैप्टर के अंदर, हमने पेड़ों के नीचे से पढ़ाते हैं वो सब। इन द मिडिल पीरियड मक्तबाज एंड मदरसाज बिकेम पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। मक्तबाज और मदरसे के बारे में तो आज भी हम सुनते हैं कई बार टीवी के अंदर, तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं उस समय पार्ट माने जाते थे एजुकेशन सिस्टम के। ड्यूरिंग द प्री कॉलोनियल पीरियड इंडिजिनस एजुकेशन फ्लरिश्ड इन इंडिया। This was an extension of the formal system that had taken roots earlier. This system was mostly religious and spiritual form of education. अब ये जो सिस्टम था मक्तबाज और मदरसा वाला, ये एक तरह से रिलीजियस एजुकेशन था और ये हमारे कॉलोनियल पीरियड यानी कि अंग्रेज जब भारत आए उससे पहले भी चलता था और जब अंग्रेज आए उसके बाद भी ये जारी रहा। दिस सिस्टम वॉज मोस्टली रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ एजुकेशन। ये ज़्यादातर धार्मिक शिक्षा दी जाती थी यहाँ पर। This tolls in Bengal, Pathshalas in Western India, Chatuspadis in Bihar and similar schools existed in other parts of India। यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे मैंने बताया कि स्टेट वाइज जो है नाम थोड़े अलग हो सकते हैं। तो बंगाल में तोल कहा जाता था, पाठशाला कहा जाता था, इंडिया के अंदर चतुष्पड़ीस कहा जाता था, दूसरे बिहार के अंदर और कुछ और जगहों पर इनको अलग अलग नाम से स्कूलों को बुलाया जाता था। ये जो लोकल रिसोर्सेज बाय डोनेशन सपोर्टेड एजुकेशन, तो यहाँ पर लोकल लोगों की मदद से, डोनेशंस की मदद से एजुकेशन को सपोर्ट किया जाता था। रेफरेंस इन टेक्स्ट एंड मेमोयर्स इन्फॉर्म दैट विलेजर्स आल्सो सपोर्टेड एजुकेशन इन सदर्न इंडिया। जो उस समय का टेक्स्ट, लिखित चीज़ें हमारे पास पड़ी हैं या फिर ऐसी चीज़ें जिससे हमको जानकारी मिलती है हमारी हिस्ट्री के बारे में, उनके द्वारा हमको आज भी पता लगता है कि साउथ इंडिया के अंदर आम लोग जो थे ना, गाँव वाले, वो भी सपोर्ट करते थे एजुकेशन को फ्री। मतलब वो भी चाहते थे कि उनके देश गाँव में एजुकेशन अच्छे से रहे, इसलिए वो भी उसको सपोर्ट करते थे। As we understand, the ancient education system of India focused on the holistic development of the students, both inner and outer self, thus preparing them for life। तो हमें पता है कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम जो है वो सिर्फ अंदरूनी या बाहरी एक तरफ की एजुकेशन की बात नहीं कर रही, ये ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ काम करती है ताकि एक स्टूडेंट जो है वो एक अच्छे जीवन के लिए तैयार हो सके। एजुकेशन वॉज फ्री एंड नॉट सेंट्रलाइज। एजुकेशन फ्री थी और सेंट्रलाइज नहीं थी। Its foundation were laid in the rich cultural traditions of India, thereby helping in the development of the physical, intellectual,
स्पिरिचुअल एंड आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होलिस्टिकली। तो जो एजुकेशन सिस्टम था वो किसी एक आदमी की जागीर नहीं था, सबके लिए खुला था वो रास्ता। इसी कारण से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो था उसका मुख्य उद्देश्य था फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल और आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स जो हैं यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना स्टूडेंट्स का। आज हम प्रेजेंट डे के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो आज भी हमारे पास सीखने को बहुत कुछ है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम के अंदर से, यानी कि अगर हम आज भी जो पढ़ाई हो रही है वो अगर चाहें तो हमें बहुत सारी चीज़ें पुराने एजुकेशन सिस्टम से सीखने को मिल सकती हैं। Therefore, the stress is being laid on connecting learning to the world outside the school. Today, educationists recognize the role and importance of multilingual and multicultural education. आज हम स्कूल लाइफ को हमारे बाहरी दुनिया से जोड़कर देखते हैं कि सिर्फ स्कूल के अंदर बैठकर पढ़ाई करना इनफ नहीं है, हम ओवरऑल नॉलेज हमको किसी भी चीज़ का होना चाहिए। और आज हम एक लैंग्वेज को नहीं, ओवरऑल मल्टीलिंगुअल, आज हम कई भाषाएं सीखते हैं। आज आप देखो ना स्कूलों के अंदर एक तो स्टेट लैंग्वेज होती है जैसे गुजराती हो गई, फिर संस्कृत भी सीखने को मिलती है, फिर हिंदी भी मिलती है और अंग्रेजी भी मिलती है, और कुछ स्कूलों के अंदर फ्रेंच और विदेशी भाषाओं का भी यूज़ किया जाता है मल्टीलिंगुअल फॉर्म में। ठीक है, देयर बाय कनेक्टिंग द एंशिएंट एंड द ट्रेडिशनल नॉलेज विद कंटेम्परेरी लर्निंग। और इस प्रकार से हम लर्निंग को एक नए आयाम दे सकते हैं जब हम इन सबको कनेक्ट कर दें। बस शर्त वही है, रास्ता वही है कि जो कुछ भी पढ़ाया जाए, जो कुछ भी दिया जाए वो प्रॉपर वे में दिया जाए, बच्चों के साथ किसी भी प्रकार से मजाक ना हो।